हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरहत आईएएस। आज के सेशन में हम करने वाले हैं अर्पण सीरीज़ का थर्ड सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर्स कोर्स जो हमारा अर्पण है उसमें हम ऑलरेडी 2 सेशंस कर चुके हैं, सेशन 1 और 2, जिसमें कि हमने डिस्कस किया है। थीम जो हमारा था वो है आईआर डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो आज आईआर डिफेंस एंड सिक्योरिटी का लास्ट सेशन होने वाला है। कंफ्यूज नहीं होना है, अर्पण कोर्स का लास्ट सेशन नहीं है, इसके बाद और भी सेशंस होंगे। इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, एक्सेट्रा जो भी कवर किया जा सकता है गिवन टाइम फ्रेम में, उसको कवर करेंगे। तो आईआर डिफेंस एंड सिक्योरिटी आज के सेशन के बाद आप मान सकते हो कि आपका साल भर का जो भी इम्पोर्टेंट है, रेलेवेंट है, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने आर्टिकल्स चूज़ किए हैं। इसके बाद जो बच जाते हैं, कुछ वन लाइनर्स बच जाते हैं, तो लास्ट में एग्ज़ाम से 8-10 दिन पहले एक सिंगल वीडियो में सारे टॉपिक्स का, एक सिर्फ आईआर डिफेंस एंड सिक्योरिटी का नहीं, टोटल करंट अफेयर्स का एक रैपिड राउंड में, रैपिड फायर मोड में जो वन लाइनर्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया जाएगा, क्योंकि वन लाइनर्स में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करता नहीं हूँ। ये ओवरऑल डिस्कशन में बाय डिफ़ॉल्ट वन लाइनर इंक्लूड हो ही जाते हैं, या फिर एक्सप्लेनेशन में होता है डिटेल्स में, तो उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो आज हम अपने स्टूडियो से, वहाँ से नहीं, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो मेरा वर्क स्टेशन है, जो मेरा रेसिडेंस है, वहाँ से मैं कर रहा हूँ। ये ऑप्शन भी हम अपने पास खुला रखेंगे, बिकॉज लास्ट फ्यू डेज से आई वाज प्रिटी सिक, थोड़ा सा बीमार चल रहा था मैं, इस वजह से भी गैप हुआ है। तो उससे क्या है ना, फिर स्टूडेंट्स का लॉस होता है, तो हमारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन भी रहना चाहिए सेशंस को रिकॉर्ड करने का। तो दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। और भी हाइब्रिड ऑप्शंस हैं, फ्यूचर में मैं उनको भी एक्सप्लोर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपना फीडबैक ज़रूर मुझे दीजिए कि कौन सा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आपको पढ़ने में किस में ज़्यादा आसानी होती है। जो हमारा डिजिटल पैनल वाला फॉर्मेट है उसमें, इस फॉर्मेट में इसको पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद ठीक है, या भविष्य में जो भी हम लेके आएंगे, आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं आईआर डिफेंस एंड सिक्योरिटी का, हमारा ये अर्पण सीरीज़ का थर्ड सेशन। ठीक है, तो हम अर्पण के सेशन 3 में हैं। ये हमारा अर्पण का थर्ड सेशन है, और ये जो थीम था हमारा आईआर डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इसका 1 और 2 हम पहले कर चुके हैं, जो दोनों यूट्यूब पर अवेलेबल है। और आज का जो सेशन है, थर्ड सेशन है। ये थीम्स हैं आईआर डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अंडर, और आप कह सकते हो कि सब टॉपिक्स हैं। दीज आर द सब टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहला टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा US इंटरेस्टेड इन एस्टेब्लिशिंग अ मिलिट्री बेस ऑन सेंट मार्टिन आइलैंड। तो 2 चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली, सेंट मार्टिन की लोकेशन, और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझना होगा कि आखिर अमेरिका क्यों इंटरेस्टेड है इस आइलैंड में। देखिए, सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन बता देता हूँ, इसकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ बांग्लादेश, एंड दिस इज़ द लोकेशन ऑफ सेंट मार्टिन आइलैंड। अब सेंट मार्टिन आइलैंड को फिर लेकर ना, इसको लेकर विवाद था पहले। यहाँ बगल में कौन सी कंट्री है? म्यांमार है। लोकेशन देखिए, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में पड़ता है, एक आइलैंड है, मेन लैंड का हिस्सा तो ये है नहीं। तो बांग्लादेश और बर्मा यानी कि म्यांमार के बीच में विवाद रहता है, लेकिन सन 1974 में आपस में समझौता करके ये आइलैंड बांग्लादेश के हवाले कर दिया जाता है। किसके हवाले? बांग्लादेश के। अब इस आइलैंड की डिटेल्स देखते हैं। ये एक स्मॉल कोरल आइलैंड है। कहाँ पर? लोकेशन में आपने देख लिया, नॉर्थ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में। बांग्लादेश का इकलौता कोरल आइलैंड है। आप सर्च करोगे, ये आपका टास्क हो गया, ठीक है, कोरल आइलैंड्स ऑफ इंडिया। एक भी आइलैंड हो तो मुझे नाम बताना यूट्यूब में कमेंट करके, ठीक है। बांग्लादेश के ओनली कोरल आइलैंड्स, इट इज़ लोकली नोन एज, ठीक है, जो भी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, इसको याद करने की कोशिश मत करना, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। इट वॉज फॉर्मरली पार्ट ऑफ टेक्नाफ पेनिनसुला, इतना नहीं पूछेंगे। इट बिकेम सेपरेटेड ड्यू टू नेचुरल सबमर्जेंस, ये जान लो आप, लेकिन जो पॉइंट है ना याद रखने के लिए, इसका लोकेशन, ये जो कौन सी कंट्री इंटरेस्टेड है यहाँ मिलिट्री बेस बनाने में? अमेरिका इंटरेस्टेड है। कैसा आइलैंड है? कोरल आइलैंड है। रिजल्ट है नेचुरल सबमर्जेंस का, बांग्लादेश के पास है। अब जरा सा इसको समझिए, कि
आखिर क्यों इंटरेस्टेड है अमेरिका? ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ऑलरेडी यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस है, ये हम सभी जानते हैं। जब पाकिस्तान उसामा बिन लादेन को रख सकता है अपने घर में तो कुछ भी कर सकता है। कई सारे मिलिट्री बेसेस हैं, एयर बेसेस हैं पाकिस्तान में, जिनका कि ओपनली एक्सेस है अमेरिका को। तो अमेरिका इन फ्यूचर कभी भी इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको यूज़ कर सकता है, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूज़ कर सकता है। पर्पस वही था कि ये इंडिया है, इधर बांग्लादेश है और यहाँ पर ये लोकेशन है ना आपकी सेंट मार्टिन आइलैंड की। तो अगर यहाँ पर भी यूएस का एक मिलिट्री बेस बन जाता है तो यूएसए के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। भविष्य में 2 ही देशों से यूएसए के कन्फ्लिक्ट होने के आसार हैं, एक चाइना से और दूसरा इंडिया से, ठीक है। तो उनको पता है कि मिलिटरली हम इस एडवांटेजियस पोजीशन में रहने चाहिए कि हम दोनों तरफ से घेर सकें, इंडिया को या चाइना को, सी साइड से भी और लैंड साइड से भी हमारे पास एक लॉन्च पैड होना चाहिए। इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। लोकेशन याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल में है, ओके। अगला टॉपिक है इजराइल मेड कंट्रोल ऑफ फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे कंट्रोल कर लेता है इजराइल। तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्या है? इट इज़ ए रिबन ऑफ लैंड अलोंग गाजास बॉर्डर विथ इजिप्ट। ये गाजा स्ट्रिप है, ये इजिप्ट है, ये इज़राइल है। दिस इज़ इज़राइल, दिस इज़ इजिप्ट, दिस इज़ गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप कौन सा है? तो ये राफा क्रॉसिंग हो गया, ठीक है, ये आपका राफा क्रॉसिंग है। तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर को क्या कह रहे हैं? फिलाडेल्फी कॉरिडोर इजराइल वांट्स टू रिटेन कंट्रोल ऑफ द बॉर्डर विद इजिप्ट। तो यही जो राफा क्रॉसिंग है ना, क्रॉसिंग के पास ये जो पतली सी नैरो सी पट्टी है, इसी को कहते हैं फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वॉर स्टार्ट हुआ था, नया अटैक करना स्टार्ट किया था जब इजराइल ने, लगभग हर दूसरे दिन ही न्यूज़पेपर में आ रहा था। तो देखो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यही है आपका फिलाडेल्फी कॉरिडोर। फिलाडेल्फी कॉरिडोर इजराइल के किस लोकेशन में पड़ता है? अगर ये इजराइल है, यहाँ से समझो तो इजराइल के वेस्ट में है, ओके, इजिप्ट के ईस्ट में है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। फिलाडेल्फी कॉरिडोर के वेस्ट में इजिप्ट है और ईस्ट में इजराइल है। अगर ये आपका फिलाडेल्फी कॉरिडोर है तो इसके इस तरफ इजराइल है और इस तरफ वेस्ट में इजिप्ट है, ओके, इतना याद रखेंगे। डिटेल्स देख लीजिए। इट वाज सीज्ड बाय इजराइल इन मे दिस ईयर, मतलब अभी की बात हो रही है, 2-3 महीने पहले की। इट वाज डेजिग्नेटेड एज डीमिलिटराइज्ड बॉर्डर जोन आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ इजरायली सेटलमेंट एंड ट्रूप्स फ्रॉम गाजा इन 2005। जब 2005 में गाजा से इजरायली सैनिक बाहर आ गए थे, ठीक है, तो इस रीजन को डीमिलिटराइज यानी कि सैन्य रहित क्षेत्र बना दिया गया था, लेकिन इजराइल ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया है। याद रहेगा, फिलाडेल्फी कॉरिडोर। नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। मेजर चाइनीज मिलिट्री बिल्डअप इन ट्रिटन आइलैंड। ट्रिटन आइलैंड कहाँ पर है? आप ऐसे याद रखो, साउथ चाइना सी में है, ठीक है, यहाँ लिखा ही हुआ है, आप देख लो, साउथ चाइना सी। अभी जो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी है ना, ये क्या है? साउथ चाइना सी इज डिस्प्यूटेड एरिया। डिस्प्यूटेड एरिया है। ये डिस्प्यूटेड एरिया होता नहीं अगर चाइना की दादागिरी यहाँ पे नहीं होती। चाइना यहाँ पे क्या असर्ट करता है? चाइना यहाँ पे अपनी हेजेमोनी असर्ट करने की कोशिश करता है। हेजेमोनी यानी कि अपनी प्रभुत्ता दिखाता है कि हम यहाँ के दादा हैं, ठीक है, हम यहाँ के बाहुबली हैं, यहाँ पे कोई और नहीं आएगा। अब वैल्यू क्या है साउथ चाइना सी के? देखो, साउथ चाइना सी के पास ना छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, जैसे वियतनाम है, उसके बाद फिलीपींस है, आपको याद रह जाएगा, आप इसकी कहानी सुन लो। फिलीपींस है, लाओस है, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नेशन है। तो ये एक रिच फिशिंग ग्राउंड है। पहला तो रिच फिशिंग ग्राउंड है, मछलियाँ यहाँ बहुत पाई जाती हैं। दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं इसमें, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पर हैं?
नेचुरल रिसोर्सेज हैं, देखो आप सी बेड में, मतलब जो समुद्र की सतह होती है वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो कोई भी देश उनको एक्सट्रैक्ट करना चाहेगा। तो अब क्या होता है कि छोटे छोटे जो देश हैं, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, जिनकी की आर्मी बहुत बड़ी नहीं है, तो जब ये लोग वहाँ पे इनके मछुआरे मछलियाँ पकड़ने जाते हैं या ऐसा कुछ, इनकी नेवी के बोट्स वहाँ पे जाते हैं, तो चाइना उनको वहाँ से खदेड़ देता है। जबकि चाइना की कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है इस पूरे रीजन में, चाइना की ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, एक ओपन वाटर है। अब आपको समझ में आया कि फिलीपींस ने इंडिया से ब्रह्मोस क्यों खरीदा है। आप इजीली समझ सकते हो कि ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस ने इंडिया से क्यों खरीदा है। कारण यही है, वियतनाम से ऑलरेडी ब्रह्मोस के लिए बात चल रही है। अगला ग्राहक इंडोनेशिया भी हो सकता है, इंडोनेशिया से भी बात चल रही है। तो बेसिकली रीज़न यही है ना कि वो ये कमज़ोर साबित ना हो चाइना के सामने। छोटे छोटे देश, अगर उनके पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल रहेगी तो जाहिर सी बात है चाइना भी अपनी नेवी की शिप वहाँ भेजने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि ब्रह्मोस तो ब्रह्मोस है। अब चाहे उसे इंडिया लॉन्च करे चाहे वियतनाम लॉन्च करे, इम्पैक्ट तो उतना ही करेगा। अगला टॉपिक है, इंडिया कन्वीन्ड द 3rd एडिशन ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इन ए वर्चुअल फॉर्मेट। अब ये क्या है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? पहला समिट हुआ था जनवरी 2023 में। द इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट्स इंडियाज गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इंडिया का इनिशिएटिव है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तीसरा समिट, इसकी हाइलाइट्स क्या हैं? 123 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ है तो वेन्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ हुआ। चाइना एंड पाकिस्तान वेर नॉट इन्वाइटेड, ये इंपॉर्टेंट है, चाइना और पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं गया। थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, थीम का याद रखेंगे। थीम इसका है एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। आप ये चीज़ को एक बार समझिए कि ग्लोबल साउथ होता क्या है। ग्लोबल साउथ का मतलब है, ये एक टर्म है जो डिनोट करता है उन देशों को जो मेनली सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, पृथ्वी के निचले हिस्से में। आप जब ग्लोब में देखोगे तो इस रीजन में जो कंट्रीज़ आती हैं तो जाहिर सी बात है इसमें अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ आएंगी, एशियाई कंट्रीज़ आ जाएंगी और लैटिन अमेरिका की भी कंट्रीज़ आती हैं, जैसे पेरू वगैरह है। ब्राज़ील के आसपास की छोटी छोटी कंट्रीज़ आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा अमेरिका कॉन्टिनेंट ही डेवलप है, सदर्न अमेरिका में भी कई गरीब देश हैं। ये टर्म कहाँ से निकल के आया है ग्लोबल साउथ? द ब्रांड रिपोर्ट क्लासिफाइड नेशंस इनटू ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक जीडीपी। ऐसा ही एक और टर्म भी है, उसे भी आप याद रख सकते हो। प्रीलिम्स में तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी देखो, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। तो इंडिया को हमेशा क्या रेफर किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वही हो गई जिनको हम ग्लोबल साउथ ऐसा कह रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ मतलब कि डेफिनेशन मोर और लेस यही है, जो गरीब देश हैं जिनका कि जीडीपी कम है, इसमें भी ज़्यादातर ऐसे ही कंट्रीज़ आएंगे। आज के तारीख में तो इंडिया को नहीं इंक्लूड कर सकते ये लोग, फिर भी टर्म यूज़ करते हैं इंडिया के लिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अब तो हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं, किसी पैरामीटर में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं। फिर भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कौन सी कंट्रीज़ आएंगी? पाकिस्तान हो गया, है ना, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, घाना है, चैड है, कॉन्गो है। ऐसी कंट्रीज़ जो हैं, जो कैरिबियन कंट्रीज़ है, जैसे हैती वगैरह है, जो बहुत ही गरीब कंट्रीज़ हैं। आप समझ गए? अब मैं दोबारा से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप एक बार देख लो इस पूरे आर्टिकल में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। पूरे आर्टिकल में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ये तो चलो सब्जेक्टिव चीज़ें थी, समझना कि ग्लोबल साउथ क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ क्या होती हैं। इस पूरे आर्टिकल में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंडिया का इनिशिएटिव है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, थर्ड समिट वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ है, चाइना और पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का एक नेचर ये हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर नॉट इन्वाइटेड इन द ग्लोबल साउथ समिट, किनको नहीं बुलाया गया था? तो चाइना और पाकिस्तान। कारण आपको बताने की ज़रूरत नहीं है,
इंडिया की अगुवाई में समिट होता है, तो जाहिर सी बात है इंडिया ने चाइना और पाकिस्तान को नहीं बुलाया होगा। अदरवाइज़ ये दोनों आके वहाँ भी अपना कोई ना कोई एजेंडा रोते, पाकिस्तान आके बोलता कि कश्मीर हमारा है। इस वजह से इन लोगों को दूर रखा गया। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, थीम ज़रूर याद कर लेना। आगे चलिए। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ G4 नेशंस मीट इन न्यूयॉर्क। G4 कौन से देश होते हैं? आपने G7 पढ़ा होगा, G20 पढ़ा होगा। ये G4 कौन से ग्रुप हैं? ये बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की। देखो, यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें अभी कितने मेंबर्स हैं? परमानेंट कितने मेंबर्स हैं? परमानेंट मेंबर्स हैं 5। ऐसे देशों को कहा जाता है P5। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पता होगा P5 मेंबर्स कौन से हैं। ठीक है, USA, रशिया, चाइना, फ्रांस, UK। अब देखो ये कौन सी कंट्रीज़ हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो देश ताकतवर बनकर उभरे उनको P5 का मेंबर बना दिया गया। लेकिन अब तो 75 साल से भी ज़्यादा हो गए। आज भी थोड़ी ना वही कंट्रीज़ पावरफुल हैं। आज नई नई कंट्रीज इमर्ज हो गई हैं, जैसे जापान, इंडिया, ब्राज़ील भी एक बड़ी इकोनॉमी है, कनाडा। लेकिन इन कंट्रीज़ को जर्मनी, अब देखो इसमें जर्मनी और जापान क्यों नहीं है? क्योंकि यही दोनों देश तो सबसे ज़्यादा तबाह हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो कहने का मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो आज की पावर कंपोजिशन को शो नहीं करता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये कब की पावर कंपोजिशन को शो करता है? 1947-48 की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। जो ताकतवर देश थे, जो उभरे उस समय ताकतवर देश बनकर, वो आज भी ताकतवर बनकर बैठे हैं। लेकिन 75 सालों में पावर कंपोजिशन जो चेंज हो चुका है, तो फिर क्या करने की ज़रूरत है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ना। जब पावर कंपोजिशन चेंज हो गया तो इसको भी तो चेंज करने की ज़रूरत है। तो जो दावेदार देश हैं, जो आज की डेट में दावेदार देश हैं, जो सीट मांगते हैं, उन्हीं देशों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? G4 नेशन। याद रहेगा आपको G4 नेशन कौन से हैं? ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। ऐसा कहा जाता है कि P5 देशों में, जो मैंने अभी आपको 5 नाम बताया, उसमें आपने नोटिस किया चाइना भी था। ये सीट इंडिया को दी गई थी। इंडिया को इनवाइट किया गया था कि आप आइए, परमानेंट मेंबर बनिए। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, जब UK बना वहाँ पर, तो UK की तरफ से हमारे फौजी लड़े थे। 22 से 30 लाख, कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है इसका, 22 से 30 लाख इंडियन फौजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने हिस्सा लिया था। तो इंडिया को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन हमारे मिस्टर नेहरू ने ये सीट चाइना को दे दिया कि चाइना हमारा पड़ोसी है, चाइना को परमानेंट मेंबर बनाइए। और हम पिछले कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं परमानेंट मेंबर बनने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? PM मोदी अटेंडेड द क्वाड लीडर्स मीटिंग हेल्ड इन विल्मिंगटन, USA। अमेरिका में क्वाड के लीडर्स की मीटिंग हुई, PM मोदी ने अटेंड किया। तो एक तो क्वेश्चन यहीं से आ गया, वेन्यू क्वाड का। क्वाड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं MCQ संग्रह में। क्वाड क्या है? बेसिकली 4 देशों का समूह है। कौन से हैं ये 4 देश? इंडिया तो है ही, इंडिया के बाद USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मिलके बनाते हैं क्वाड। अब थोड़ी सी ना फिलॉसफी समझिए इस पे हम आते हैं। थोड़ी सी फिलॉसफी समझिए कि क्या फिलॉसफी है बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड। क्वाड क्यों बनाया गया? देखो, ये जो पूरा रीजन है, ये क्या है? इंडियन ओशियन है,
ये इंडियन ओशियन है, ठीक है। इधर कहीं नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया है। अब चाइना इधर है, ठीक है, चाइना इधर है और इधर जापान है, यहाँ पर जापान है। तो बेसिकली क्वाड का जो मेन पर्पस है ना, वो पर्पस यही है कि इंडियन ओशियन रीजन को, इस रीजन को एक फ्री मैरीटाइम जोन की तरह रखा जाए। और क्वाड की ज़रूरत ही पड़ी थी। अगर आपको 2-3 शब्दों में इसको डिफ़ाइन करना हो तो क्वाड का एम क्या है? क्वाड का एम है टू कंटेन चाइना। कंटेन मतलब उसको सीमित रखना, टू कंटेन चाइना, चाइना को सीमित रखने के लिए, क्योंकि चाइना अपनी प्रेजेंस बहुत असर्ट करता है इस रीजन में, इंडियन ओशियन रीजन में चाइना अपनी प्रेजेंस को जताता रहता है। तो जैसा कि वो जैसा अभी आपको बताया कि जैसा चाइना साउथ चाइना सी में कर रहा है, छोटे छोटे देशों के हकों को दबा रहा है ना, जैसा कि साउथ चाइना सी में कर रहा है, साउथ चाइना, एक सेकंड, जैसा कि साउथ चाइना सी में छोटे देशों को अधिकारों का उनको हनन कर रहा है चाइना, तो वैसा कुछ इधर भी ना करे, इंडियन ओशियन में आके भी ना करे। यही पर्पस है बेसिकली क्वाड के फॉर्मेशन का, ठीक है। अब डिटेल्स देख लेते हैं कि इसकी सबमिट हुई। आप समझ गए फिलॉसफी क्या है क्वाड के बनने के पीछे, मेंबर्स कौन है। वेन्यू आपको याद रखना है। वेन्यू क्या है? वेन्यू है वेलिंगटन, यूएसए में हुआ है। पीएम मोदी ने अटेंड किया है। 20 साल हुए हैं क्वाड के फॉर्मेशन को। अब डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं। क्वाड कैंसर मूनशॉट, ये क्या है? क्वाड कैंसर मूनशॉट हेल्थ इनिशिएटिव है टू कॉम्बैट सर्वाइकल कैंसर अक्रॉस द इंडो पैसिफिक। सर्वाइकल कैंसर जो कि एक मेजर हेल्थ थ्रेट या हजार्ड बोलिए बनता जा रहा है, किसके लिए? फॉर विमेंस, इंडो पैसिफिक रीजन में। खासकर जो गरीब देश है ना, जो पुअर नेशंस हैं, वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर के ज़्यादातर इश्यूज आ रहे हैं। तो इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड कैंसर मूनशॉट, ये टर्म अलग से आप याद रखो, इस टर्म को ना आप अलग से याद रखो कि एग्ज़ाम में कहीं ये टर्म दिखाई देता है, क्वाड कैंसर मूनशॉट। तो इट इज़ रिलेटेड टू, किस चीज़ से रिलेटेड है? सर्वाइकल कैंसर से। ओके, आगे आइए। और क्या है इसमें? लॉन्च ऑफ ए सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कंटीजेंसी नेटवर्क मेमोरेंडम। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की कंटीजेंसी मतलब आपातकाल जैसी कोई स्थिति, इमरजेंसी जैसी स्थिति, किसी चीज़ की जो बहुत ज़्यादा अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, उस चीज़ की कमी, इसको भी कंटीजेंसी कहते हैं। क्यों हो सकता है? क्योंकि सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई चेन है ना, इस पे चाइना का डोमिनेंस है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इनकी सप्लाई चेन पे भी चाइना का डोमिनेंस है। इस वजह से अगर भविष्य में कुछ ऐसा होता है कि चाइना के साथ कुछ ऐसी हॉस्टाइल सिचुएशन हो जाए, तो उस सिचुएशन में ये क्वाड के जो देश हैं वो मिलकर सप्लाई चेन को मेंटेन कर सके। स्पेस कॉपरेशन, इंडिया क्या एस्टेब्लिश करेगा? स्पेस बेस्ड वेब पोर्टल, किसके लिए? मॉरिशियस के लिए। तो अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ डिक्लेयर्ड टू एस्टेब्लिश स्पेस बेस्ड वेब पोर्टल फॉर, अगर पूछा जाता है मॉरिशियस के लिए कौन सा देश डेवलप कर रहा है, तो याद रखेंगे आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। उसके बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। मैत्री क्या है? मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडो पैसिफिक, ये भी याद रखेंगे। रीजनल कोऑपरेशन मैरीटाइम डोमेन में, ठीक है। उसके बाद है क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 टू प्रमोट इंटरऑपरेबिलिटी। चलो इसमें तो क्वाड नाम दिया ही हुआ है, तो आप पिक कर लोगे। तो इस पूरे
स्लाइड में, इस पीपीटी में आपको याद रखने वाली कौन सी चीज़ें हैं? पीएम मोदी ने अटेंड किया क्वाड की मीटिंग, क्वाड की स्थापना के 20 साल हुए, कहाँ पर हुआ? वेलिंगटन में, ठीक है, 20 साल हुए हैं। क्वाड कैंसर मूनशॉट किस चीज़ से रिलेटेड है? सर्वाइकल कैंसर से, इसको याद रखेंगे, ओके, सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मैं आपको बता देता हूँ लिख के, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड टू लॉन्च अ क्या? ये सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कंटीजेंसी नेटवर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्वाड। इतने क्वेश्चन बनते हैं इस सिंगल स्लाइड से, ध्यान रखना आप, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया साइंड 3 key agreements under the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity IPEF। अब इसमें ध्यान क्या रखना है? जो ध्यान रखने वाली चीज़ें अब ये ना जनरलाइज चीज़ें हैं, इसको मत याद करना, इससे क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस मिनिमम है। IPEF की बेसिक चीज़ें देख सकते हो। कब लॉन्च हुआ था? 2022 में। किसके इनिशिएटिव पे? यूनाइटेड स्टेट्स अलॉन्ग विद इंडो पैसिफिक पार्टनर कंट्रीज़। कितने मेंबर हैं? 14 मेंबर हैं। 40% ग्लोबल जीडीपी कवर करता है और 28% ग्लोबल ट्रेड। इतना डिटेल्स में नहीं जाना है, ये याद रखने वाली चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने वाली चीज़ है, ओके। क्या? IPEF इज़ नॉट ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये याद रखेंगे, है ना। 2022 में लॉन्च हुआ था, 14 कंट्री मेंबर हैं, अमेरिका की अगुवाई में लॉन्च हुआ था, बस इतना याद रखिए। आगे चलिए। देखो हमने बात की IPEF की, किसकी बात की हमने अभी रिसेंटली? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्या? आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंडो पैसिफिक रीजन आखिर है क्या, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन किसको कहते हैं हम? इंडो पैसिफिक रीजन क्या है आप देखिए, इस पे बाद में आएंगे। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम पे हमने अभी IPEF की बात की थी। ये जो क्षेत्र है आपका, इसी क्षेत्र को इंडो पैसिफिक कहते हैं, इस पूरे रीजन को। इधर आपका पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन है, ये आपका इंडियन ओशियन है। इस पूरे क्षेत्र को इंडो पैसिफिक कहा जाता है। एक और टर्म है एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक ये आएगा एक और न्यूज़ पीस में, तो उसमें हम देखेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक की, इस क्षेत्र को कहते हैं। अब ऐसा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हम कहते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। तो इसके डिटेल्स आप देख लो। मेंबर कंट्रीज़, ये एशिया पैसिफिक के मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडो पैसिफिक के नहीं हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखना। इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। एशिया, देखो एशिया के कौन कौन से कंट्रीज हैं इसमें आप काउंट करो। इंडिया है, इंडोनेशिया है, जापान भी एशिया में है, ये फिजी, ब्रुनेई, ये सब कहाँ आ जाएंगे? ये सब पैसिफिक में आएंगे। फिजी तो एशिया का पार्ट है नहीं, ठीक है। थाईलैंड, वियतनाम, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ये सब एशिया में आ गए। तो एक है एशिया पैसिफिक और एक है, मैं इसका आपको एशिया पैसिफिक का मैप दिखा दूंगा। उसके बाद है एशिया, सॉरी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इस टॉपिक को आप दोबारा से देख लीजिए। हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के मेंबर्स की, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के मेंबर्स की। तो कौन कौन से मेंबर हैं? एशिया पैसिफिक से इतने मेंबर हैं, ओशियनिया से इतने मेंबर हैं और नॉर्थ अमेरिका से इतने मेंबर हैं। इस पूरे क्षेत्र में
इस पूरे क्षेत्र में एशिया पैसिफिक जो है उसके इतने मेंबर्स हैं। तो सही बताया मैंने आपको, ये जो मेंबर्स हैं वो एशिया पैसिफिक के हैं, ठीक है। लेकिन इंडो पैसिफिक में एशिया पैसिफिक के सिवा और भी कंट्रीज़ हैं, तो आप ऐसा कह सकते हो इंडो पैसिफिक, ऐसा समझ लीजिए ना इसको, इंडो पैसिफिक इज इक्वल टू एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक प्लस अमेरिका प्लस ओशियनिया के कुछ कंट्रीज़, ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स इसमें भी आता है, ओशियनिया में भी, और नॉर्थ अमेरिका तो है ही अपने आप में कंट्री है ही। ये सारे कंट्रीज़ इंडिया पैसिफिक में आते हैं। तो किसी भी साल, सिर्फ इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये आपका करंट का स्टैटिक है, ये आपका करंट का स्टैटिक है। इस साल, उसके अगले साल, 2 साल बाद, 4 साल बाद कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन का प्रोफाइल क्या होगा कि इनमें से कौन सा इंडो पैसिफिक का मेंबर है, या इंडो पैसिफिक में कौन सा आता है और कौन सा एशिया पैसिफिक में है। तो इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि इंडो पैसिफिक का क्या मतलब है और एशिया पैसिफिक का क्या मतलब है। हो गया ये, आगे चलें। नेक्स्ट है इंडिया ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क, ठीक है। मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क को इंडिया ने ज्वाइन किया है। तो है क्या, अगेन यूएस लेड इनिशिएटिव है। कोई भी इस तरीके का आप ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पढ़ते हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, सोलर अलायंस है, किस कंट्री ने लीड किया है, इंडिया की अगुवाई में बना था ये। वैसे इसके बारे में आप एक चीज़ याद रखना, ये दुनिया का मतलब कि पहला ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि हेडक्वार्टर इंडिया में है। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज हेडक्वार्टर इज इन इंडिया, तो ये ISA होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और है कहाँ इसका हेडक्वार्टर, बताना ज़रा मुझे कमेंट में, देखूँ मैं कितना अपडेटेड रहते हैं आप लोग। ओके, तो जो मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क है ये एक US लेड इनिशिएटिव है। इसका पर्पस क्या है, टू इंश्योर एंड सिक्योर रेजिलिएंट सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। अगेन आ गया ना, देखो ये परमानेंट चीज़ें हैं, ये बार बार आएंगी। कौन सी चीज़ें, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स अभी बताया मैंने, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर देश को चाहिए। सोलर पैनल्स बनाने हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने हो, मोबाइल के चिप्स बनाने हो, हर कंट्री को चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इसी में निहित है भाई। लेकिन दिक्कत क्या है, समस्या ये है कि कमांड कौन करता है, चाइना। इसके प्रोडक्शन को, सप्लाई चेन को चाइना कमांड करता है। और चाइना का व्यवहार अधिकतर देशों के साथ कैसा है आपको पता है, एक डिक्टेटर वाला व्यवहार है। तो सारे के सारे देश सप्लाई चेन को लेकर चिंतित हैं। किसकी सप्लाई चेन, इन तीनों चीज़ों की सप्लाई चेन को लेकर चिंतित है। यही कारण है ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और ये चीज़ें बार बार आ रही हैं। ओके, तो देखो US लेड इनिशिएटिव है, पर्पस क्या है मैंने बता दिया, सप्लाई चेन, क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई चेन को मेंटेन करना, ठीक है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप लॉन्च्ड बाय USA इन 2022। ये भी इम्पॉर्टेंट है, रिसेंट ही है, तो आप इसको याद रख सकते हो। एक क्वेश्चन का प्रोफाइल ये बनता है कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप किस देश ने लॉन्च किया, तो अमेरिका ने लॉन्च किया था 2022 में। इंडिया ने कब ज्वाइन किया, 2023 में। अभी क्या है, रिसेंट है, 2023 का डाटा या 2023 का ऐसा कोई न्यूज़। ये परमानेंट करंट अफेयर है ना, ये परमानेंट न्यूज़ है। उदाहरण के लिए इंडिया ने क्वाड कब ज्वाइन किया, ठीक है, या इंडिया ने ब्रिक्स कब ज्वाइन किया, ये परमानेंट चीज़ें हैं करंट अफेयर की, आपको पता होना चाहिए।
मेंबर्स देख लेंगे इसके, मेंबर्स कौन है, ये सारे देश इसके मेंबर्स हैं। रटने की कोशिश मत करना है सारा का सारा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, इंडिया इसका पार्ट है। और ऐसे चीज़ों को ना ऐसे याद किया करो। इन सारे मेंबर्स को देखो आप, सारे मेंबर्स को देखिए, इसमें आपको एशिया के कितने मेंबर्स दिख रहे हैं। एक तो इंडिया दिख गया, एक जापान दिख गया, एक साउथ कोरिया दिख गया, 3 देश हैं एशिया के। और कोई दिख रहा है नहीं। यूरोप का क्या है, पूरा यूरोपियन यूनियन है। ओके, अब रैशनल मतलब कि पर्पस क्या है, मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क ये जो है इसके पीछे पर्पस क्या है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना फॉर क्रिटिकल रिसोर्सेज। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया, चाइना पर निर्भरता को कम से कम करना। और क्यों ज़रूरी है ये सब क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह, ग्लोबल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। सोलर पैनल जितना ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा तो हम मूव करेंगे ना ग्रीन एनर्जी की तरफ, कोयले वगैरह पे हमारी निर्भरता कम होगी। स्ट्रेंथन पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन इन माइनिंग एंड मिनरल फाइनेंसिंग, ठीक है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एनेबल को फाइनेंसिंग ऑफ मिनरल प्रोजेक्ट थ्रू डेवलपमेंट, आप देख लेना PDF में। मेन जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो यही है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ें हैं, जो पॉइंट यहाँ पे हाईलाइटेड किया हुआ है ना, यही है आपके याद रखने के लिए चीज़ें। आगे चलिए। साउथ कोरिया नेशनल असेंबली इम्पीच्ड प्रेसिडेंट यून सुक योल। एक तो नाम ही याद कर लो भाई साहब का, यून सुक योल। अब साउथ कोरिया में पता नहीं क्या हो रहा है, वहाँ पे एक प्रथा सी शायद बन गई है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, मतलब कि उनका महाभियोग करना है, जो कि अभी होने वाला था ना। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो दिल्ली कोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा, उनका। और अभी आप अगर न्यूज़ सुनते हो तो आपको पता ही होगा कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके अगेंस्ट महाभियोग लेके आएंगे। तो ये देखो 3 बार हो चुका है पहले, ये तीसरी दफ़ा ऐसा हो रहा है कि किसी प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की कोशिश की जा रही है साउथ कोरिया में। तो याद रखेंगे, ये देखो इन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जनरलाइज्ड पॉइंट है। महाभियोग क्यों होगा, कुछ भ्रष्टाचार किया होगा, मिसयूज ऑफ पावर किया होगा, तभी तो किसी अच्छे काम के लिए थोड़ी ना किसी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाएगा। आगे चलिए। हेल फायर मिसाइल्स, ये इम्पोर्टेंट है, हेल फायर मिसाइल्स। आप 2 इमेज को देखिए, इन 2 इमेजेस को आपको बेहतर समझ में आएगा हेल फायर मिसाइल्स क्या है। देखो पर्पस क्या है हेल फायर मिसाइल्स का। सपोज करिए कि ऐसा समझिए आप, ये LOC है। न्यूज़ क्या था हमारा कि इंडिया खरीदने वाला है, ये तो चलो ठीक है। हेल फायर मिसाइल्स अमेरिका से खरीदने वाला है, कितने, 170। ये इम्पोर्टेंट नहीं है नंबर। जैसे हालात चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच में, मुश्किल ही लगता है कि ये डील फाइनल हो पाएगी। अभी हाल ही में P-8I जो मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, उसकी डील ऑलमोस्ट डन थी, उसको कैंसिल कर दिया इंडिया ने अपनी तरफ से। और भी बहुत सारे डील्स हैं जो होने वाले थे अमेरिका से, वो कैंसिल होंगे। रिलेशन उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप इतना मानिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से पिछले 25 सालों में जितनी भी मेहनत की थी इंडिया और USA के डिप्लोमेट्स ने, इन दोनों देशों के रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए, फ्रेंडली बनाने के लिए, ट्रंप ने सब पे पानी डाल दिया, ठीक है, एक सैंक्शन लगा के। अब रिलेशंस आर गोइंग टू बी सोर, रिलेशन पहले की तरफ नहीं होंगे, कड़वे ही होते जाएंगे। ओके, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि सपोज़ करिए कि ये LOC है। ओके, LOC की इस तरफ पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, ऐसा समझिए। हेल फायर मिसाइल क्या है आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। इधर से आप ऐसा मानिए कि टैंक आ रहे हैं बहुत सारे पाकिस्तान के। देखो फुल स्केल जो वॉर होता है वो तो ऐसे ही होता है, इधर से बहुत सारे टैंक्स आएंगे, इधर से बहुत सारे टैंक्स आएंगे, इंडिया की तरफ से भी। ऐसा ही हुआ था 1971 में भी, हमारे टैंक्स लाहौर तक चले गए थे। ओके, तो पहले कन्वेंशनली क्या होता था कि जब टैंक्स रेंज में आ जाते थे एक दूसरे के, तो एक दूसरे के ऊपर गोले बरसाते थे। भैया जिसने जिसकी जितनी ज़्यादा टैंक तबाह कर दी वो आगे मूव कर जाएगा।
लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसा नहीं होता है। आजकल की जो लड़ाई है मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसा नहीं होता है। मॉडर्न वॉरफेयर में क्या होता है, अगर टैंक्स ऐसे जा रहे हैं ना, तो टैंक्स के ऊपर से इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स चलते हैं उनको कवरेज देते हुए। इन हेलीकॉप्टर्स में मिसाइल लगी होती है जो कि एंटी टैंक मिसाइल भी आप इसको कह सकते हो, एंटी टैंक मिसाइल होती है। और एक मिसाइल एक टैंक को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। और एक ऐसा हेलीकॉप्टर 16-16, 18-18 ऐसे मिसाइल्स कैरी करके चलता है, एक ऐसा हेलीकॉप्टर। तो हमारे पास क्या ऐसे अपने कोई मिसाइल नहीं है? तो उसका जवाब है कि हमारे पास बिल्कुल है, इंडिया के पास। ये भी याद रखोगे, एक तो है हेलिना, हेलिना, दूसरा है नाग। नाग और हेलिना ये दोनों क्या है, इंडिया के स्वदेशी हैं। और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। गाइडेड और अनगाइडेड मिसाइल का मतलब क्या होता है? गाइडेड मिसाइल मतलब वो आपने कुछ लेज़र गाइडेड होते हैं, ये आपने निशाना लेके लॉन्च कर दिया तो वो पीछा करके टारगेट को मारेगा, ये होता है गाइडेड मिसाइल। ओके, तो मैंने बता दिया आपको कि जो हमारी इन्फेंट्री होती है या फिर मैकेनाइज इन्फेंट्री कहिए, हमारी जो मैकेनाइज इन्फेंट्री होती है यानी कि टैंक की बटालियन जो होती है उसको एयर कवर देता है, ये उसको एयर कवर देता है, ऊपर से कवर देता हुआ चलता है। तो हम अमेरिका से हेल फायर क्यों खरीद रहे हैं जब हमारे पास हेलिना और नाग है? तो हम इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि ये ना मिसाइल एंटी मतलब कि मल्टीपर्पज़ है। देखो, हम हेलिना और नाग को सिर्फ और सिर्फ टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हेल फायर मिसाइल है ना, देखो ये नेवी का है, हेलीकॉप्टर अमेरिकन नेवी का है। आप किसी नेवी के जहाज़ को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। उसको इस तरीके के जीप में भी, ये आर्मर्ड व्हीकल है, आर्मर्ड व्हीकल है, इसके ऊपर भी माउंट कर सकते हो। तो मल्टीपल तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। जो रडार्स होते हैं एयरफोर्स के, उनको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इसलिए हमने खरीदना चाहा था, इसलिए हमने डील की थी। अब खरीदते हैं या नहीं वो तो पता चलेगा अभी, जैसे रिलेशन आगे बढ़ेंगे इंडिया और यूएसए के। तो इसमें अब याद रखने वाली कौन सी चीज़ें हो गई? याद रखने वाली चीज़ें हैं, शॉर्ट रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, एयर टू ग्राउंड हवा से दागी जा रही है हेलीकॉप्टर से। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, अगर हेलफायर मिसाइल इंडिया में आएगा तो किस हेलीकॉप्टर में लगेगा? हेलीकॉप्टर भी अमेरिका का ही है, जो कि अपाचे, हमने ये पढ़ाया है मैंने संग्रह में, अपाचे हेलीकॉप्टर जो हमने खरीदा है उनसे। और इसको हम अपने LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसका कि नाम रखा गया है रुद्रा, सॉरी रुद्रा दूसरा हेलीकॉप्टर है, LCH का नाम रखा गया है प्रचंड, प्रचंड। ओके, इसको प्रचंड में हम यूज़ करेंगे, जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, और अपाचे में भी यूज़ करेंगे। वापस आ जाइए यहाँ पे, शॉर्ट रेंज है, सेमी एक्टिव लेज़र गाइडेड है, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रेंज भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, कोई पूछेगा नहीं। एयरक्राफ्ट से, अनमैन्ड एरियल व्हीकल से, हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। तो हमारा जो UCAV घातक है, हमारा जो UCAV घातक है, घातक अभी जो बन रहा है, ठीक है, मे बी फ्यूचर में हम उससे भी लॉन्च कर पाएँ। आगे बढ़िए, ऑस्ट्रेलियाज़ ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल। देखो बहुत सिंपल है, ऑस्ट्रेलिया ने कानून बनाया है कि जब 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट्स नहीं बना पाएंगे, जैसे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे अकाउंट नहीं बना पाएंगे। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही अच्छा कदम है। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी कंट्री ऐसा लेजिस्लेशन करता है, आप BPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखना, एक बार PYQ देखना, कोई भी अजीब सा कानून बनता है LGBT से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एथोनेशिया, एक्टिव किलिंग, पैसिव किलिंग से रिलेटेड, किसी भी देश में बनता है तो उससे BPSC ज़रूर सवाल पूछता है। ये एक फेवरेट टॉपिक है BPSC का। और रेलेवेंस क्या होती है ऐसे टॉपिक्स की? रेलेवेंस ये होती है कि इंडिया ऐसी चीज़ों को इनहेरिट कर सकता है फ्यूचर में, मतलब कि कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि ऐसे कानूनों की ज़रूरत हमारे देश में भी है और फ्यूचर में हम इसको इनहेरिट कर सकते हैं।
तो आप में से ज़्यादातर लोग सहमत होंगे कि इंडिया में भी है ज़रूरत। देखो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए उनके लिए सोशल मीडिया। इंडिया की आधी आबादी बर्बाद होने से बच जाएगी। मैं तो बिल्कुल इसके सहमति में हूँ। आगे चलिए। इंडिया से MEA अटेंडेड द फर्स्ट जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ C10 एंड L69 ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, BPSC में। जो अफ्रीका से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है ना, अभी आया है रिसेंटली, देखना आप इसमें जो आपका स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ है अभी DSO का, उसमें इकोसॉक करके को ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अब इसको देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। C10 ग्रुप की बात हो रही है ना। 10 अफ्रीकन मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, इनकी एक कमेटी है। 10 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनके मंत्री और उनका जो सेंट्रल बैंक होता है उनका गवर्नर। जैसे सपोज करो हमारा RBI है, तो RBI के गवर्नर कब बना है? 2008 में। ग्रेटर अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनका पर्पस क्या है? बड़ा साधारण सा पर्पस है। देखो ये बात तो आप लोग भी मानते हो ना कि जो अफ्रीकन नेशंस हैं, इनका कोई रिप्रेजेंटेशन है नहीं, इनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, या फिर वर्ल्ड बैंक है, या फिर IMF है, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बात सुनने वाला नहीं है इनकी। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। कभी भी सेशन चल रहा हो ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, आप देख रहे हो न्यूज़ वगैरह में, तो आप देखना वहाँ पे मोदी जी भाषण दे रहे हैं, सारी कुर्सियाँ भरी होंगी। इमैनुअल मैक्रोन है, या फिर ट्रंप है, या पुतिन है, ऐसे कोई बड़े देश के लोग हैं। इवन पाकिस्तान का भी प्राइम मिनिस्टर है, तो वहाँ पे बहुत सारी कुर्सियाँ भरी हुई रहेंगी। सपोज करो कि वहाँ पे घाना के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आ जाए भाषण देने के लिए, सारी कुर्सियाँ खाली हो जाएंगी, लोग चाय पीने चले जाते हैं। इनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। ऐसे जो गरीब देश हैं, इजिप्ट है, नहीं इजिप्ट तो नहीं है गरीब, घाना है, चैड है, नाइजर है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, 50 कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन रीजन में। ओके, आगे आइए। 8th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस किसने अटेंड किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटेंड नहीं, इनॉग्रेट किया, मतलब कि उद्घाटन किया। इसका पूरा नाम क्या है इंडियन मोबाइल कांग्रेस का? द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 की न्यूज़ है। वेन्यू कहाँ था? नई दिल्ली। इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस का वेन्यू था नई दिल्ली में, उद्घाटन किया मोदी जी ने, बस। एक और आ गया अलायंस, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया में कौन है मंत्री? मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स। इसको ज़रूर से ध्यान देना, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, पता ही होगा ज़्यादातर लोगों को। जो हमारे होम मिनिस्टर है ना, अमित शाह जी, वो सिर्फ होम मिनिस्टर नहीं है। उनको क्या कहा जाता है जब भी उनका नाम लिया जाता है? तो गृह एवं सहकारिता मंत्री, ठीक है। तो सिर्फ होम मिनिस्ट्री नहीं है अमित शाह के पास, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। तो बैकग्राउंड क्या है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का? ये अपने 130 सालों के इतिहास में पहली बार इसका सेशन इंडिया में हुआ है। ये है इम्पोर्टेंस इसकी, एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। थीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। कोऑपरेटिव बिल्ड्स प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, अलाइंड विद इंडियाज विजन ऑफ सहकार से समृद्धि, मतलब कि प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेटिव। आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव्स कहाँ पर हैं? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव्स कहाँ पर हैं? और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि स्वयं सहायता समूह कहाँ पर हैं? इसका जवाब देना मुझे, अगर आपको मालूम है तो। ओके, देखो 1895 में लंदन में बना था, और कुछ है नहीं इसमें याद रखने लायक। द यूके पार्लियामेंट हैज़ पास द असिस्टेड डाइंग बिल। अब असिस्टेड डाइंग क्या होता है, इसको
एथुनेशिया भी कहते हैं, कई सालों से ये समाचार में है। यूपीएससी में तो मेंस में भी इससे क्वेश्चन आ चुका है आई गेस, बिहार में भी आ सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा टॉपिक। एथुनेशिया का मतलब क्या होता है? किसी इंसान को मारने के दो तरीके होते हैं। एक होता है एक्टिव किलिंग, किसी का गला ही काट दिया, किसी को शूट कर दिया, वो होता है एक्टिव किलिंग। एक होता है पैसिव किलिंग, कुछ पैसिव किलिंग। पैसिव किलिंग क्या होता है और एक्टिव किलिंग क्या होता है? देखो, एक्टिव किलिंग का क्या मतलब है कि समबडी किल्ड समवन डायरेक्टली किसी की हत्या कर दी किसी ने, वो एक्टिव किलिंग है। पैसिव किलिंग क्या होता है? किसी को आप 6 महीने से 6 मंथ से ऐसा पॉइजन दे रहे हो कि धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है बाद में, ये पैसिव किलिंग हो गया। पैसिव किलिंग का मतलब होता है धीरे धीरे किसी की जान लेना। अब ये सब तो खैर गैर कानूनी है। 6 महीने से आप कोई भाई क्यों किसी को जहर देगा, और जहर देगा भी तो वो फिर सज़ा का हकदार है। लेकिन क्या कानूनी रूप से भी किसी को धीरे धीरे किसी की जान ली जा सकती है? ली जा सकती है, कुछ देशों में ऐसा प्रावधान है। उसी को हम कहते हैं असिस्टेड डाइंग, उसी को हम असिस्टेड डाइंग कहते हैं। अब ज़रूरत क्यों पड़ती है इसकी? ये बहुत सीरियस टॉपिक है। देखो, कई लोगों को ना ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि जीना उनके लिए बहुत मुश्किल है, या फिर डॉक्टर ने बोल दिया, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई ये तो लास्ट स्टेज में है, इनके पास अभी सिर्फ 4 वीक्स हैं इनकी ज़िंदगी के, और मेडिकल सिचुएशन ऐसी है उस बंदे की कि वो 4 हफ्ते उसके लिए फिर वो 4 साल की तरह हो जाते हैं, इतना पेनफुल सिचुएशन होता है। तो वो इंसान या फिर उसके जो नियर वंस होते हैं, फैमिली वाले, वो नहीं चाहते कि वो इतनी तकलीफ़ में रहे, और जब मरना ही है भाई 1 महीने बाद, तो कोई दूसरा ऑप्शन सोचा जाए। तो फिर उसको अगर असिस्टेड डाइंग दिया जा रहा है, उसी को कहते हैं एथुनेशिया। तो ऐसा नहीं है कि किसी को फिर सडनली कोई जहर का इंजेक्शन दे दोगे आप, उसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं भाई, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ह्यूमन राइट्स हैं। तो किस देश ने पास किया है, यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो आज का सेशन है ना, ये मेरा गट फीलिंग कह रहा है इससे 2-3 क्वेश्चन आने चाहिए प्रीलिम्स में, इसलिए एक भी आर्टिकल इसका मिस मत करना, क्योंकि इसमें ना बहुत ही एक्यूरेट क्वेश्चन है जो बिल्कुल प्रोफाइल से टैली करते हैं। किसके प्रोफाइल से? जो PYQs है ना, उसके प्रोफाइल से। और एक किस्मत की बात है कि इस साल हम पढ़ रहे हैं, इस साल के एग्ज़ाम के लिए, तो इस साल ऐसी चीज़ें न्यूज़ में हैं भाई। जब घटनाएँ हुई हैं तभी तो न्यूज़ में है ना। तो चलो इसको ज़रूर देख लो आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या देखना है मैं हाईलाइट करता जाता हूँ। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पास किया, वो तो ठीक है। टर्मिनली इल एडल्ट्स लाइफ ऑफ बिल नाम है इसका। मतलब क्या हुआ कि भाई 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो अगर इस सिचुएशन में रहें भी तो उनको आप असिस्टेड डाइंग नहीं दे सकते हो, एडल्ट्स को ही दे सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, जो इंग्लैंड और वेल्स के रहने वाले हैं वो भी स्ट्रिक्ट कंडीशन है, मतलब कि डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में, हु हैव लेस देन 6 मंथ्स टू लीव, जिन्हें मेडिकली डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब 6 महीने से ज़्यादा का जीवन उनके पास नहीं है। दे मस्ट ऑल्सो भी असेस्ड बाय 2 इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स। ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर ने बोल दिया तो उसको आपने एथुनेशिया दे दिया है, असिस्टेड डाइंग उसका इसकी व्यवस्था कर दी, ठीक है। 2 इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स उसको अप्रूव करेंगे और 14 दिन का वेटिंग पीरियड रहेगा। देखेंगे, क्या पता 14 दिनों में कुछ उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ जाए, ठीक है। और समस्या ये है कि पेशेंट को खुद लेना पड़ेगा, ये जो भी वो पॉइज़न वगैरह उसको देंगे खुद लेना पड़ेगा, कोई दूसरा एडमिनिस्टर नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 11th आसियान डिफेंस मीटिंग, डिफेंस मिनिस्टर की मीट। इम्पोर्टेंट कहाँ है वेन्यू, वियंटियाने, लाओस पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब लाओ में हुआ है ये। 10 आसियान के देश हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं संग्रह में ऑलरेडी। मैं दोबारा 10 देशों के नाम नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर आपने मिस किया तो आप एक बार गूगल कर लेना, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया मेंबर नहीं है आसियान का, याद रखेंगे। इंडिया क्या है, डायलॉग पार्टनर है। इंडिया की तरह और कौन कौन है डायलॉग पार्टनर, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इंडिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया, रशिया और USA है। कब बना था आसियान, 2010 में। कहाँ, वियतनाम, हैनोई में। स्टार्टिंग के कुछ सालों में इनएक्टिव रहा, 2017 से रेगुलर मीटिंग हो रही है। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई नहीं पूछेगा कितने साल इनएक्टिव रहा। ऑब्जेक्टिव क्या है,
आसियान रीजन मतलब कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है। आसियान में कैसे देश हैं? फिलीपींस, वियतनाम, ऐसे लाओस, ये छोटे छोटे देश हैं जिनको कि चाइना धमकाते रहता है, वही देश हैं आसियान। ओके, आगे चलिए। फर्स्ट एवर पावर ट्रेड फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश वाया इंडिया। इसको आप समझिए क्या हो रहा है, बिजली भेजी जा रही है कहाँ? बांग्लादेश। भेज कौन रहा है? इंडिया। बिजली आ कहाँ से रही है? नेपाल से। नेपाल से बिजली बन के आ रही है और इंडिया के रास्ते जा रही है बांग्लादेश। तो पहली बार ऐसा हो रहा है। बांग्लादेश को ऐसा नहीं है कि हम पहली बार बिजली भेज रहे हैं। अभी जब बांग्लादेश में दंगे वगैरह हो रहे थे तो काफ़ी एनालिस्ट ऐसी आवाज़ उठा रहे थे, एक्टिविस्ट इंडिया में, कि बिजली देना बंद करो भाई। जैसे पाकिस्तान का पानी हमने बंद किया ना, वैसी बात हो रही थी कि बांग्लादेश को बिजली देना बंद करो। वहाँ हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है तो हम क्यों बिजली देंगे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया पहले से बिजली दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है बांग्लादेश को, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि नेपाल में बनी हुई बिजली इंडिया के रास्ते बांग्लादेश जा रही है। समझ गए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? यूजिंग इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। ठीक है, पार्टीज कौन से इन्वॉल्व है? एनटीपीसी, ओबियसली नेपाल से आ रही है तो नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी भी रहेगी। अब इसमें याद क्या ही रखोगे, तीनों देशों की जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है वो इन्वॉल्व रहेगी, बस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपोर्ट ऑफ अप टू 40 मेगावाट, इतना डिटेल्स में कोई भी नहीं जाता है, उतना रेलिवेंट भी नहीं है। ऑपरेशन सद्भाव, वैसे हमारा जो 10 मिनट्स 10 टॉपिक वाला सीरीज़ है उसमें मैंने करवा दिया था ऑपरेशन सद्भाव, फिर भी आपने नहीं देखा है देख लो। टाइफून आया था यागी, तो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, मानवीय सहायता पहुंचाई है इंडिया ने लाओस, म्यांमार और वियतनाम में, बस इतना ही है। ओके, इंडिया का जो, अब देखो कहाँ के देश हैं ये? आसियान के देश हैं, लाओस, वियतनाम, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको और मजबूत करेगा। सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सॉफ्ट डिप्लोमेसी। हार्ड डिप्लोमेसी क्या होती है? हार्ड डिप्लोमेसी वो होती है जो अभी ट्रंप कर रहा है। ठीक है, ट्रंप क्या कर रहा है? नोबेल प्राइज़ कौन देता है? नोबेल प्राइज़ नॉर्वे देता है। पहले ट्रंप भाई साहब ने कहा कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा बंद करवा दिया, मुझे नोबेल प्राइज़ दो। किसी ने माना नहीं। पार्लियामेंट में मोदी जी ने कह दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। फिर कुछ नहीं बना ट्रंप से, तो क्या किया कि कंबोडिया और थाईलैंड, बेचारे छोटे छोटे देश हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, बुद्धिस्ट कंट्री हैं, इनका झगड़ा लगवा दिया। अभी झगड़ा करके सुलझ भी गए। ठीक है, अब कुछ नहीं बना तो सीधे नॉर्वे को धमकी देने पे आ गया ट्रंप कि मुझे नोबेल प्राइज़ दो, नहीं तो मैं सैंक्शन लगा दूंगा। पता नहीं क्या ऑब्सेशन हो गया है डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ से। चलो अगला है, इजराइल लेफ्ट द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाएगा। किस कंट्री ने लेफ्ट किया है? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। अब क्यों किया है इसके कारण आप समझो। अब ये जो संस्था है ना, जो फ़लस्तीनी रिफ्यूजीज़ हैं, इनको राशन वगैरह, कपड़े, दवाइयाँ ये प्रोवाइड करती हैं। अब ये जो केस हुआ था इजराइल में, जो अटैक हुआ था, जिसके बाद की हमास पे फुल स्केल वॉर उन्होंने स्टार्ट किया, ऐसा कोई इंसिडेंट होगा तो इजराइल क्यों ही अपना पैसा देगा उनको? आप ऐसा सोच के देखो कि सपोज़ करो कोई संस्था होती है, हम उसको पैसा दे रहे होते, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई रिलीफ फंड है, हम इसको पैसा दे रहे हैं। कौन? इंडिया इसको पैसा दे रहा है, इसको पैसा दे रहा है। और ये संस्था क्या कर रही है? ये पाकिस्तान में रिलीफ दे रही है, राशन दे रही है, लोगों को दवाइयाँ दे रही हैं, कपड़े बांट रही हैं। कहाँ? पाकिस्तान में। तो आपको लगता है कि पुलवामा वाले इंसिडेंट के बाद इंडिया इस संस्था को पैसा देता? नहीं देता ना। एग्जैक्टली यही किया है इजराइल ने, बस, और कुछ नहीं है इसमें याद रखने लायक। सागर मंथन, द ग्रेट ओशियन डायलॉग्स। क्या होता है सागर मंथन? इवेंट किसने होस्ट किया है? इंडिया ने किया है। पहला ग्लोबल इवेंट है, फर्स्ट एवर ग्लोबल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस। आप इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो ना? ये सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट एवर ग्लोबल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस किसने होस्ट किया? इंडिया ने। वेन्यू क्या था? नई दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने ऑर्गेनाइज किया था। ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड एंड मर्चेंट शिपिंग में इंडिया का रोल एम्फेसाइज करता है। ये तीन चीज़ें याद रखो आप, 1, 2 एंड 3।
एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2024। ये 2024 की न्यूज़ हैं, तो आप ये मत सोचना कि रेलेवेंट नहीं है, ये सब 2024 के सेकंड हाफ की न्यूज़ हैं, ठीक है ना, सेकंड हाफ की न्यूज़ हैं। आप याद रखो कि हम अगस्त 2024 से करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, कहाँ तक का, जुलाई 2025 तक का, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का समिट कहाँ पे हुआ था, लीमा पेरू में। थीम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पावर इंक्लूड ग्रो, मेजर आउटकम्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। देखो ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं आपको साफ बोल देता हूँ इसको स्किप करो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। माचू पिचू डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है याद रखो, ठीक है, कहाँ से निकल के आया, एपेक के समिट से निकल के आया, ठीक है। माचू पिचू डिक्लेरेशन कहाँ से निकल के आया, एपेक के समिट से, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, ठीक है। लीमा रोड मैप कहाँ से निकल के आया, अगेन एपेक से। और इकमा स्टेटमेंट, तीनों याद रखिए। कुछ नहीं याद रखता है तो बस ये याद रखिए कि माचू पिचू डिक्लेरेशन, लीमा रोड मैप और इकमा स्टेटमेंट, ये तीनों जो हैं वो एपेक से निकल के आए हैं। कहाँ से, एपेक से, ओके। आप ये देख लो, देख लेना आप पीडीएफ में क्या डिटेल्स हैं, एशिया पैसिफिक कब बना, कौन मेंबर है, क्या है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। S4 स्टार, इसका नाम ही S4 स्टार, ये मैंने डिस्कशन में बता दिया था, अर्पण में भी बताया है और संग्रह में भी बता चुका हूँ कि SSBN क्या होते हैं, ठीक है। आप जल्दी से समझ लो दोबारा SSBN क्या होते हैं। ये होते हैं सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, मतलब एक होता है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, ऐसी मिसाइल जिसको कि सबमरीन से लॉन्च किया जा सके, जैसे हमारे पास है K4 K4 और K5। तो ऐसी मिसाइल्स को, मतलब लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स जिनकी 4000-5000 किलोमीटर की रेंज हो, ऐसी मिसाइल अगर कोई सबमरीन लॉन्च कर सके और वो न्यूक्लियर पावर हो, तो उसको SSBN कहते हैं। SSBN न्यूक्लियर पावर का मतलब क्या है, कैसे चलता है सबमरीन, फ्यूल से, डीजल वगैरह से ही चलेगा ना। तो ये जो इंजन होता है ना वो आवाज़ करता है, आवाज़ भी करता है और कंबशन भी करता है। तो कंबशन करता है, तो कंबशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के तो आग लगेगी नहीं। सबमरीन का काम क्या है, पनडुब्बी का, पानी के नीचे रहना। तो इसका मतलब आप समझते हो, ऑक्सीजन भी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए तो उसे बार बार ऊपर आना पड़ेगा, ज़्यादा समय तक वो नीचे रह नहीं सकता, और ऊपर आएगा तो दुश्मन की नज़र में आएगा, मतलब खतरा है। दूसरा, इसके जो इंजन्स होते हैं, डीजल इंजन्स वगैरह कुछ होते हैं इसमें, तो जो जनरेटर्स होते हैं वो बहुत शोर करते हैं, तो शोर करते हैं तो दुश्मन के सबमरीन में रडार्स लगे रहते हैं, सोनार्स लगे रहते हैं, तो इनकी आवाज़ से इनको ट्रेस किया जा सकता है, इन पे हमला किया जा सकता है। अब न्यूक्लियर सबमरीन का फ़ायदा क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का मतलब होता है कि इसमें होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। अब ये एक बार गया पानी के नीचे तो इसको 3 महीने तक ऊपर आने की ज़रूरत ही नहीं है, पानी के नीचे ही डूबा रहेगा 3 महीने तक, ठीक है। ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनमें लगा रहता है AIP, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, ये अपना ऑक्सीजन खुद ही जनरेट कर लेते हैं। कुछ तो ऑक्सीजन टैंक्स होता है, खुद ही पानी के नीचे जनरेट कर लेते हैं अपना ऑक्सीजन। तो युद्ध में ऐसे सबमरीन कितने कारगर हो सकते हैं आप समझ रहे हो। दुश्मन इनको ढूंढ रहा है, पानी के नीचे नीचे अमेरिका के कोस्ट तक चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया के पास 3 ऐसे सबमरीन पहले से थे, INS अरिहंत, INS अरिघात दूसरा, और INS अरिधमन तीसरा। INS अरिधमन ने रिसेंटली ट्रायल पूरा किया है अभी शायद। चौथा आ गया जिसका नाम रखा गया है अभी S4 स्टार, बाद में कोई नाम इसे प्रॉपर इसी तरीके से, इससे मिलता जुलता राइमिंग वाला कुछ दिया जाएगा। चौथा सबमरीन है, 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। K4 मिसाइल यहाँ से लॉन्च होगा। देखो K4 की रेंज कितनी है, 350 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर सॉरी। इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड और सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर से आप सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको मिस मत करना। पहला क्या, न्यूक्लियर ट्रायड,
न्यूक्लियर ट्राइड। न्यूक्लियर ट्राइड क्या होता है, उसके बाद सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब होता है कि नभ, मतलब नभ का मतलब एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता है, मोदी जी बोलते हैं बार बार भाषण में, मैं इंग्लिश में ही बता देता हूँ। वाटर, स्काई और लैंड, मतलब पानी से, हवा से और ज़मीन से, तीनों जगह से आप न्यूक्लियर हमला कर सको, इसको बोलते हैं, इस शक्ति को बोलते हैं न्यूक्लियर ट्राइड। पानी से कैसे हमला करोगे, सबमरीन ही तो करेगा। स्काई से कैसे करोगे, हमारे पास सुखोई है, राफेल है, वो कि न्यूक्लियर बम ले आके ड्रॉप कर देगा कहीं। लैंड से कैसे करेगा, हमारे पास अग्नि 5 जैसी मिसाइल हैं, उसमें लगा देंगे वॉरहेड न्यूक्लियर, उसको लॉन्च कर देंगे, तो ज़मीन से हमला हो गया, आकाश से फाइटर प्लेन कर देंगे। पानी से कैसे करोगे आप, पानी से ऐसे ही करोगे ना, सबमरीन करेगा ले जाके हमला कहीं। जैसे K4 है, इसमें आपने न्यूक्लियर वॉरहेड लगा दिया तो न्यूक्लियर वेपन बन गया। इस कैपेसिटी को कहते हैं न्यूक्लियर ट्राइड। इतना समझ गए। अब समझिए सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है, ये बताया था मैंने आपको। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जल्दी से समझ लो क्या होता है। अमेरिका ने हम पे हमला कर दिया और इंडिया के जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं सारे तबाह कर दिए, चाइना ने हमला कर दिया, ऐसा ही कुछ कर दिया, तो हम बदला कैसे लेंगे उनसे। हम बदला ऐसे लेंगे कि अरिहंत, अरिघात या अरिधमन कहीं दूर इंडियन ओशियन में, बे ऑफ बंगाल में हज़ारों किलोमीटर दूर कहीं घूम रहा होगा, वो तो इस हमले में बच जाएगा। अब वो वापस जाके उन देशों पे हमला करेगा ऐसे मिसाइलों से, K4 से, K5 से। इस क्षमता को, इस कैपेसिटी को कहते हैं क्या, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। समझ गए दोनों टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी है 75% तक, ठीक है, ये हो गया। देखो एशिया पैसिफिक बता रहा था ना मैं, ये है। अच्छा ये स्लाइड नीचे आ गया, स्लाइड उसके साथ का ही था मेरे ख्याल से। ये है एशिया पैसिफिक रीजन, ध्यान रखना, ठीक है। ये पूरा रीजन एशिया पैसिफिक है, इधर आपका पैसिफिक और इधर आपका एशिया। इंडो पैसिफिक का मतलब होता है इंडियन ओशियन प्लस पैसिफिक ओशियन। इस क्षेत्र में आने वाले जो देश हैं उसको आप कहोगे इंडो पैसिफिक, ओके। आगे क्या है, 25th साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर काउंसिल, SATRC, किसने होस्ट किया है, ट्राई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है। वेन्यू क्या है, नई दिल्ली। ऑर्गेनाइजर एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिकेट, ठीक है। और पार्टिसिपेंट्स 8 मेंबर हैं, पाकिस्तान भी है इसमें, तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान भी है। चेयरमैन कौन है, ट्राई के याद रख लेना, क्योंकि ट्राई की हम बात कर रहे हैं, तो अनिल कुमार लाहौती हैं अभी चेयरमैन, और इन्हीं को इलेक्ट किया गया है। SATRC का मतलब कि साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल का चेयरमैन भी इनको आगामी वर्ष के लिए इलेक्ट किया गया है। बस इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरलाइज पॉइंट्स हैं। CPTPP ज्वाइन करने वाला पहला यूरोपियन देश बना है UK, यूनाइटेड किंगडम। अभी है क्या, कंप्रहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इंडो पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक है 12 देशों का, ठीक है, जो 15% ग्लोबल GDP कवर करता है और 500 मिलियन पीपल की आबादी। 2018 में बना था। क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी एक आर्टिकल है, मैंने बताया था ना, वो क्या नाम था, मैंने बताया था ना कि दिस इज़ नॉट अ FTA, तो याद रखेंगे ये एक FTA। ये क्यों बताना ज़रूरी होता है ना, किसी क्वेश्चन में आपको इनाम पूरा क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा इट इज़ पहला स्टेटमेंट, इट इज़ ए ब्लॉक ऑफ 12 कंट्रीज़। दूसरा दे दिया जाएगा इट इज़ ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर आप क्या करोगे, है ना, बाकी इसमें से 2 देशों का नाम दे दिया जाएगा, बोलेगा जापान एंड मलेशिया एंड मैक्सिको आर इट्स मेंबर्स। तो ऐसे ही इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे इसके मेजर पॉइंट्स, मेंबर सारे ध्यान रखेंगे, याद नहीं करना है, बस ध्यान रखो। कभी भी देखो, मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10, 11 ऐसे 15 मेंबर्स हैं ना, तो कितना याद रखोगे। एक ऑर्गेनाइजेशन का तो आप याद रख लोगे, फिर दूसरे में कंफ्यूज हो जाओगे, ये उसमें था उसमें नहीं था। इस तरीके का याद रखा करो ना कि ज़्यादातर जो देश हैं कहाँ से हैं, ठीक है, क्या एशिया के हैं, एशिया रीजन के देश हैं, क्या
लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, ठीक है। या फिर ऐसा तो नहीं है कि इसमें सिर्फ बड़े बड़े मेजर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि G4 मैंने बताया। अब G4 किस चीज़ की दावेदारी करता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मांगता है। तो मैक्सिको तो मांगेगा नहीं ना, पेरू तो मांगेगा नहीं ना, सिंगापुर मांगेगा नहीं, इनकी हैसियत नहीं है ना। कोई पावरफुल कंट्री होगा वही मांगेगा। तो समझ गए आप, और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कहाँ विजिट करती हैं? न्यूजीलैंड में। बैकड्रॉप क्या है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली विजिटेड फिजी, न्यूजीलैंड एंड तिमोर लेस्टे, 3 कंट्रीज है। फिजी की लोकेशन जरूर देख लेना, पैसिफिक ओशन में है। कहाँ पर है? आइलैंड कंट्री है, ठीक है। ये लोकेशन है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड होगा, ये आपका फिजी है। और ये क्या है? ये तिमोर है, ठीक है। ये जो है ना, ये तिमोर है। ये फिजी की लोकेशन, ये तिमोर की है। न्यूजीलैंड के देख लोगे, मोनार्क इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखेंगे, ठीक है। क्रिस्टोफर लक्सन, क्रिस्टोफर लक्सन है इनके अभी प्राइम मिनिस्टर। क्या नाम है? क्रिस्टोफर लक्सन। कैपिटल पता ही है, चलिए। क्रॉस रोड ऑफ पीस इनिशिएटिव किसने प्रेजेंट किया है? आर्मेनिया ने, ड्यूरिंग इंडिया ईरान आर्मेनिया ट्राइलेटरल कंसल्टेशन। आर्मेनिया कैसा देश है, इस चीज़ को समझो। आर्मेनिया जो है ना और अजरबैजान, इनका चलता है झगड़ा। अजरबैजान की पीठ पे कौन खड़ा है? टर्की या फिर टर्की। और आर्मेनिया की पीठ पे कौन खड़ा है? हम, यानी कि इंडिया। और हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आर्मेनिया को? हमने इनको पूरा आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दिया है, ठीक है। स्वाति रडार जो है वो दिया है। अब टर्की हम क्यों दे रहे हैं आर्मेनिया को? हमारे को लेना देना नहीं है आर्मेनिया से। हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि टर्की सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। अभी देखो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान ने जो ड्रोन छोड़े थे ना, मैक्सिमम ड्रोन चाइना के तो थे ही, टर्की के भी थे, ठीक है। टर्की सबको जानते हुए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो हम क्या करते हैं, टर्की का जो दोस्त है अजरबैजान, इसकी मुश्किल बढ़ाते हैं हम आर्मेनिया को हथियार देके। ओके, तो क्रॉस रोड ऑफ पीस इनिशिएटिव आर्मेनिया ने प्रेजेंट किया था। व्हाट इज क्रॉस रोड ऑफ पीस इनिशिएटिव? रीजनल कनेक्टिविटी प्रपोजल बाय आर्मेनिया टू लिंक टर्की, अजरबैजान, ईरान एंड जॉर्जिया। कैसा देश है आर्मेनिया? पड़ोसी है, ओबियसली पड़ोसी रहेगा तभी इनका झगड़ा होगा ना। आर्मेनिया अजरबैजान पड़ोसी देश हैं, पास में ही टर्की भी है। तो फिर ईरान और जॉर्जिया से पास होते हुए एक ट्रेड लिंक बनाना चाहते हैं ये, ठीक है। कैस्पियन सी को मेडिटेरेनियन सी से लिंक करना चाहते हैं, पर्शियन गल्फ को ब्लैक सी से लिंक करना चाहते हैं। जब भी आप कभी एटलस खोलोगे ना, आप कभी एटलस खोलोगे तो एक बार आप लिंक करके देखना ऐसे ही पेंसिल से रफली, पर्शियन गल्फ को ब्लैक सी से और कैस्पियन सी को मेडिटेरेनियन सी से, तो आपको बेटर समझ में आएगा। इंडिया इलेक्टेड एस यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन 2, यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन यहाँ पे इलेक्ट किया गया है 2025-26 का टर्म के लिए। तो ये जो संस्था है यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन 2005 में बनी थी। कैसी बॉडी है? इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। कंपोजिशन टोटल 31 मेंबर्स हैं। कैसे इलेक्ट होते हैं? मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? खास इंपॉर्टेंट नहीं है, देख सकते हो। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आगे आइए, नॉर्थ यूनाइटेड 2024 क्या है ये? एक्सरसाइज है, एक नेवल और एयर मिलिट्री एक्सरसाइज अनाउंस्ड बाय चाइना एंड रशिया। हाँ, एक चीज़ और, इसमें ना मैंने मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो इंटरनेशनल है वो जानबूझ के इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि उसमें कुछ समझाने का है ही नहीं। क्या समझाऊंगा उसमें? एक लिस्ट दे देनी है, ठीक है। तो वो मैं, कोई क्वेश्चन होगा एमसीक्यू तो उसी के एक्सप्लेनेशन में आपको लिस्ट दे दूंगा जो भी 1-1.5 साल में मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए हैं, ठीक है। आपको इजी करके याद करना है तो ऐसे याद कर लेना कि जो इंडिया में हुए हैं ना वो अलग से याद कर लेना, और जो इंडिया के बाहर हुए हैं वो अलग से याद कर लेना। सपोज करो इंडिया श्रीलंका का कोई एक्सरसाइज है, ठीक है। तो अब कहाँ हुआ है वो? इंडिया और श्रीलंका का कोई एक्सरसाइज है तो कहाँ हुआ है वो कोलंबो में हुआ, ठीक है, या फिर विशाखापट्टनम में हुआ।
कहीं भी हो सकता है ना। फिर इंडिया फ्रांस का कोई एक्सरसाइज हो, फ्रांस में भी हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा आपका। ये इंपॉर्टेंट है। चाइना अनाउंसेस जॉइंट एयर ड्रिल्स विथ रशिया, इसी का नाम है नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024, और कुछ नहीं है इसमें याद रखने के लिए। वेन्यू है इंपॉर्टेंट, कहाँ हुआ था, लोकेशन सी ऑफ जापान एंड सी ऑफ ओखोट्स। छोटे छोटे 2 न्यूज़ पीसेस हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल, हर साल होता है ये, जो डायरेक्टर जनरल्स हैं और आईजी ऑफ पुलिस हैं पूरे इंडिया से। जो सिक्योरिटी है कहाँ आती है, लॉ एंड ऑर्डर किस में आता है, होम मिनिस्ट्री में आता है। तो जाहिर सी बात है पूरे इंडिया के जो डीजीपीस हैं उनका मुखिया कौन है, अमित शाह ही हैं, तो वही इनॉग्रेट करेंगे। वेन्यू क्या है, भुवनेश्वर उड़ीसा, ये इंपॉर्टेंट है। एक वेन्यू इंपॉर्टेंट है, अमित शाह ने इनॉग्रेट किया। अटेंड किसने किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने। अब मोदी जी पीछे क्यों रहे, आप समझ में आया आपको, क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। होस्ट किसने किया, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। दूसरा है एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस, लोकेशन नई दिल्ली, इनॉग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर। अगेन लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी कहाँ आता है, होम मिनिस्ट्री में, इसीलिए। ऑर्गेनाइजर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। छोटे छोटे न्यूज़ हैं इसलिए मैंने एक ही स्लाइड में इंक्लूड कर लिया, लेकिन दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। अगला है हेन्यूट्रिप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। देखो जैसे कि बोडो लिबरेशन फ्रंट है ना, बोडो लिबरेशन आर्मी या फिर नागा फोर्स, ऐसे करके नॉर्थ ईस्ट में ना एक टाइम पे बहुत ही छोटे छोटे ऐसे आतंकवादियों के, एक्सट्रीमिस्ट के समूह थे, बहुत सारे। धीरे धीरे करके मैक्सिमम ख़त्म हो गए हैं और मेन स्ट्रीम पे आ गए हैं लोग। कुछ हैं अभी भी जो एक्टिव हैं, जैसे कि ये है हनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। कहाँ पर है, मेघालय में। इंपॉर्टेंट क्या है ना, देखो इन पे क्या किया है ना, बैन लगा दिया है यूएपीए के तहत 5 साल, अगले 5 सालों के लिए। पहले से बैन था और एक्सटेंड कर दिया होम मिनिस्ट्री ने। इंपॉर्टेंट क्या है, इनका पर्पस क्या है, जो संस्था है इसका पर्पस क्या है। ये जो खासी और जैंतिया डोमिनेटेड एरियाज़ है ना, खासी और जैंतिया डोमिनेटेड जो एरियाज़ हैं मेघालय में, उसको आज़ाद करवाना चाहते हैं, भारत से अलग देश बनवाना चाहते हैं। ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट है, सेसेशनिस्ट मूवमेंट है आप ये कह सकते हो। तो आप अपने ज्योग्राफी में पढ़ते होगे, गारो, खासी और जैंतिया हिल्स पढ़ते हैं ना, ऐसा जैंतिया हिल्स इसी ऑर्डर में है, वेस्ट से ईस्ट में गारो, खासी और जैंतिया। तो आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, खासी और जैंतिया डोमिनेटेड एरियाज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। खासी और जैंतिया डोमिनेटेड एरियाज़ की बात कर रहे हैं। तो देखो ये तो गारो एरिया है, ये भी गारो एरिया है, ये भी गारो एरिया है, ये खासी एरिया है, ये खासी एरिया है और ये जैंतिया एरिया है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आतंकवादी संस्था है इस पूरे क्षेत्र को इंडिया से आज़ाद करवाना चाहती है, इस रीजन को। जी, विलेज डिफेंस गार्ड। एमसीक्यू संग्रह मैंने आपको पढ़ाया था कि असम एक ऐसा राज्य है जिसने ये डिसाइड किया है, क्वेश्चन था ना एक, असम एक ऐसा राज्य है, रिवाइज कर लो फिर से, जिसने डिसाइड किया है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं असम में, वहाँ पर वो क्या करेंगे कि जो लोकल पॉपुलेशन है उनको हथियार देंगे, हथियारों के लाइसेंस देंगे, मतलब ताकि वहाँ पे रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कल को कोई कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनती है तो वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। तो उस दिन मैं आपको एग्जांपल जो दे रहा था इसी का दे रहा था, विलेज डिफेंस गार्ड का। तो यहाँ पे न्यूज़ क्या है कि विलेज डिफेंस गार्ड्स को फिर से हथियार दिए जा रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन। देखो 90s में जब वायलेंस हुआ था, आतंकवाद शुरू हुआ था वहाँ पे, और कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से पलायन करना पड़ा था, तो उस वक्त पे सरकार ने क्या किया था कि ये बनाया था विलेज डिफेंस गार्ड। और जो लोकल लोग हैं, ये सब लोकल लोग हैं कश्मीर के, देखो ये रियल फ़ोटो है, ओरिजिनल फ़ोटो है, यही है आपका विलेज डिफेंस गार्ड, ये लोग हैं। तो इनको हथियार दिया जाता है, साथ में ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है। जो एरिया के एसपी होते हैं ना, उनके सुपरविजन में ये लोग काम करते हैं। इनका काम क्या होता है, सपोज़ करो किसी गांव में कोई आतंकवादी जा रहा है और किसी ने देख लिया, आतंकवादी के पास AK-47 है, अभी लाठी डंडों से थोड़ी उसका मुकाबला करेंगे, भागने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होगा, भागो, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर वो ट्रेंड होंगे, थोड़ी सी बेसिक ट्रेनिंग भी होगी और इस तरीके के हथियार होंगे उनके पास, तो एटलीस्ट क्रॉस फायरिंग कर सकते हैं, क्रॉस फायरिंग करके उनको रोक सकते हैं तब तक के लिए जब तक कि मिलिट्री वहाँ ना आ जाए।
ये है पर्पस विलेज डिफेंस गार्ड का। तो 90s में शुरू हुआ था, फिर बंद कर दिया गया इसे। ये भी एक रीज़न है कि अलगाववाद को और आतंकवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। अब बंद किसने किया होगा, क्यों किया होगा, बाकी आप अपना दिमाग लगाओ और समझो, है ना। बीच में किसकी सरकार थी कश्मीर में और सेंटर में, तो अभी फिर से शुरू कर दिया गया है। इनको हथियार वापस दिए जा रहे हैं। हर एक ग्रुप में 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। कैसे लोग होते हैं, एक्स सर्विस मैन हो गए, जवान लोग हो गए, वॉलेंटियर्स हो गए, ट्रेंड सिविलियंस। इन्हें बेसिक ट्रेनिंग आर्मी और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो CRPF वगैरह, वहाँ पे सारे लोग मिलकर देते हैं। इंडिया इलेक्टेड टू स्टीयरिंग कमेटी ऑफ ग्लोब नेटवर्क। ग्लोब नेटवर्क क्या है, ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क फॉर एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़। सिक्योरिटी की बात हो रही है अगेन, तो होम मिनिस्ट्री के चार्ज में आएगा सेंट्रल अथॉरिटी फॉर ग्लोब इन इंडिया। CBI एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। इसकी डिटेल्स हैं ग्लोब नेटवर्क की, ये आप देख लेना। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। अगेन देखो, इसलिए मैंने थीम की जो लिस्ट आपको दिखाई थी उसे बता दिया था कि इनिशिएटिव्स ऑफ होम मिनिस्ट्री, है ना। इनिशिएटिव्स ऑफ होम मिनिस्ट्री, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी होम गृह मंत्रालय में आता है। ज़्यादातर लोग जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं ना, वो इस टॉपिक के अंडर इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। होम मिनिस्ट्री का तो इनिशिएटिव छोड़ ही देते हैं लोग। एम टू मॉडर्नाइज पुलिसिंग थ्रू ए सेंट्रलाइज डिजिटल क्राइम डाटा सिस्टम। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का हिस्सा है ये, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का हिस्सा है। इंडिया में जितने भी पुलिस स्टेशन है 17,130, सभी को कनेक्ट कर दिया गया है। रिसेंटली अभी जो स्टेट्स कनेक्ट हुए हैं वो ये हैं, लास्ट लेग में जो कनेक्ट हुए हैं। फीचर्स क्या क्या होंगे इस नेटवर्क में, FIR, चार्जशीट है। देखो ये ना यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, वहाँ पे देखे किसी क्रिमिनल को ढूंढना है वो तुरंत उसे ट्रेस कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास ना उसका पूरा रिकॉर्ड होता है कि ये 15 साल पहले कहाँ रहता था, इसके फादर की क्या हिस्ट्री है, इसके मदर की क्या हिस्ट्री है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, हर चीज़ पता होता है उनको, क्योंकि उनके पास ऐसा डेटाबेस है पहले से, उनके पास ऐसा डेटाबेस है। तो कुछ वैसा ही हमारा ये CCTNS है कि कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, कोई मिसिंग पर्सन है ना, कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी है, स्टोलन व्हीकल है, चोरी की कोई गाड़ी है, तो इसका पूरा डेटाबेस वहाँ पर रहेगा। तो इससे क्या होगा, ट्रैकिंग में ना और जस्टिस डिलीवरी में एक्सपेडिट करेंगे, उसको फास्ट हो जाएगा। UN कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, UN कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम किसने अडॉप्ट किया है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। इंपॉर्टेंट क्यों है, फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन साइबर क्राइम। इसकी जो डिटेल्स है वो आप देख लेना। अभी साइन हुआ नहीं है, ठीक है ना। वियतनाम, ये हनोई में होगा वियतनाम में 2025 में। कब होगा, जब 40 कंट्रीज़ कम से कम इसको रेटिफाई कर लेंगे। इंडिया और जापान ने यूनिकॉर्न मास्ट बनाने के लिए MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंडियन नेवी की जो शिप्स हैं उसके लिए मास्ट क्या होता है, जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है ना, जिसके ऊपर झंडा लगा रहता है, ठीक है, उसी को मास्ट कहते हैं, जो समुद्री बेड़ों में जहाज होते हैं। तो इस मास्ट के अंदर स्टेल्थ एंटीना होता है, इसी एंटीना को बनाने की बात की गई है। वो रडार सिग्नेचर रिड्यूस करता है, ठीक है, रडार सिग्नेचर को रिड्यूस करता है और स्टेल्थ बनाता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि दुश्मन की रडार से बचा के रखता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2015 में इंडिया और जापान में डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पैक्ट साइन हुआ था। उसके तहत ये पहला टेक्नोलॉजी है जो जापान ने एक्सपोर्ट किया है हमें। कौन सी टेक्नोलॉजी, यूनिकॉर्न मास्ट बनाने की। ये स्लाइड रिपीट हो गया है, ठीक है, सेम स्लाइड है। कायरो कॉल टू एक्शन, वर्ल्ड अर्बन फोरम किस चीज़ से रिलेटेड है, सस्टेनेबल और अर्बनाइजेशन की, मतलब शहरीकरण जो हो रहा है। देखो आप देखते हो ना, बारिश में क्या होता है, मुंबई में बारिश में वाटर लॉगिंग हो गया है ना, पानी भर गया सड़कों पे। दिल्ली का तो और बुरा हाल है, ठीक है, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि सड़कें भर गई। तो ये क्यों होता है, ये होता है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, जिसका जहाँ मन किया वहीं प्लॉट खरीदा और वहीं मकान बना लिया। और जो Tier 2 Tier 3 के सिटीज़ हैं उनका तो और बुरा हाल है। अभी देखो जो छोटे छोटे शहर हैं ना, जैसे आप बिहार में देखते होंगे, समस्तीपुर का शहर हो गया, मुजफ्फरपुर का शहर हो गया, जहानाबाद का शहर हो गया, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे शहर हैं ना, ये बचे हुए हैं। क्यों ये बचे हुए इसलिए हैं ना
कि यहाँ एक मकान बना हुआ है, फिर यहाँ एक मकान बना हुआ है, फिर यहाँ एक मकान बना हुआ है, यहाँ एक मकान बना हुआ है, बीच में प्लॉट्स खाली हैं। लेकिन 10 सालों में 15 सालों में एक ऐसा समय आएगा जब हर जगह मकान बन जाएंगे, फिर सड़कों के लिए रास्ते नहीं होंगे, फिर ड्रेन्स के लिए रास्ते नहीं होंगे, फिर देखना इनकी क्या स्थिति होगी। दिल्ली में आज की तारीख में वही हो रहा है जो 15 सालों के बाद इन Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में होगा। रीज़न क्या है? जिसका जहाँ मन किया वहाँ पे प्लॉट खरीदो और मकान बना लो। ना ड्रेन के लिए स्पेस छोड़ना है, ना रोड के लिए स्पेस छोड़ना है, तो फिर यही होगा। तो कायरो कॉल टू एक्शन जो है, कायरो कॉल टू एक्शन वर्ल्ड अर्बन फोरम में कायरो में ये लिया गया है डिसीज़न। इनका पर्पस क्या है? सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन 2001 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 12वां एडिशन कायरो यानी कि इजिप्ट में हुआ है। 10 पॉइंट एजेंडा की बात करता है। सिर्फ आप इतना याद रखो कि एग्ज़ाम में आपको ये टर्म कहीं दिखाई देता है, कायरो कॉल टू एक्शन, तो समझ जाना कि ये वर्ल्ड अर्बन फोरम से रिलेटेड है। और किसकी बात करता है? ये सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की बात करता है। सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन क्या होता है मैंने अभी आपको समझा दिया। बिहार का एग्जांपल देखिए, चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मेडिटेरियन कॉरिडोर, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर है चेन्नई और यहाँ है रशिया में व्लादिवोस्टोक। तो हम क्या कर रहे हैं? एक मैरीटाइम कॉरिडोर बना रहे हैं। तो आप देखते हो ना कि इधर भी पानी पानी है, इधर भी पानी पानी है, इधर ऐसा नहीं होता कि कोई भी शिप कहीं से भी चला जाएगा जहाँ से मन करेगा। एक मैरीटाइम का भी ना एक रूट होता है, जैसे फ़्लाइट्स का एक रूट होता है, वो उसी रूट में फ्लाई कर सकते हैं। वैसे शिप्स का, जहाज़ों का भी, जो कमर्शियल शिप्स होते हैं उनका एक रूट होता है, उसी रूट में वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो चेन्नई से लेके व्लादिवोस्टोक रशिया में, वहाँ तक एक मैरीटाइम कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। डिस्टेंस कितना है? 10,300 किलोमीटर। सी ऑफ जापान से पास होगा, साउथ चाइना सी पास होगा। देखो यहाँ पे है ना ईस्ट चाइना सी, इधर साउथ चाइना सी होगा। ये चाइना है, यहाँ पे साउथ चाइना सी, और सी ऑफ जापान से पास होगा और मलक्का स्ट्रेट से पास होगा। ये है आपका मलक्का स्ट्रेट, है ना। मलक्का स्ट्रेट तो यही है ना आपका, ये है मलक्का स्ट्रेट, नैरो स्ट्रेट, चोक पॉइंट है। जैसे हमारा डोकलाम के पास चिकन नेक है ना, तो इसको आप पानी का चिकन नेक कह सकते हो, ठीक है। डोकलाम के पास हमारा चिकन नेक है, तो इसे आप पानी का चिकन नेक कह सकते हो। ये इतना पतला कॉरिडोर है कि इसे अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो पूरी दुनिया का ट्रेड मोर देन 50% यहीं से होता है, वो सारा का सारा ब्लॉक हो जाएगा। 16 दिनों का ट्रेवल टाइम कम करेगा ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, अपॉइंटमेंट से याद रखिएगा। पहली बार किसी महिला को आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का डीजी बनाया गया है, यानी कि डायरेक्टर जनरल। महिला कौन है? वाइस एडमिरल, मतलब कि सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन। दूसरा है, ये तो आपको पता ही होगा, अमरप्रीत सिंह है भी एयर मार्शल। इसके पहले कौन थे? वीआर चौधरी थे। दूसरा है कोस्ट गार्ड का चीफ किसे बनाया गया है? परमेश शिवामानी को। ये याद रखिएगा, कोस्ट गार्ड भी नेवी की तरह एक मिलिट्री फोर्स है ना। कई लोग समझते हैं कि कोस्ट गार्ड सिर्फ सिविलियन काम करती है, ऐसा नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो भी आर्म्ड फोर्सेस का ही हिस्सा है, ठीक है। थर्ड सेशन हमारा स्टार्ट होता है। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आज का जो फॉर्मेट है वो कैसा रहा, आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि डेली स्टूडियो में जा पाना पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट्स होता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं इस फॉर्मेट में पढ़ाने में, तो जल्दी सेशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर।